हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 8 की इंग्लिश की बुक पूर्वी की यूनिट 3 मिस्ट्री एंड मैजिक का चैप्टर करेंगे, द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। नाउ इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था, इसमें हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, हमें बताना है इसमें से फैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है। फैक्ट क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो आप प्रूव कर सको, राइट? कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसे आप कोई सबूत देके प्रूव कर सको, वो हो गया फैक्ट। ओपिनियन क्या है? किसी चीज के बारे में आप क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं, वो हो गया ओपिनियन। तो हमें बताना है ये सारे स्टेटमेंट्स में फैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है। पहला है एनसाइक्लोपीडियाज फादर वाज द चीफ ऑफ द पुलिस। ये फैक्ट है, राइट? वो चीफ ऑफ पुलिस थे, ये फैक्ट है, आप पुलिस स्टेशन में जाके चेक कर सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, एवरीवन थॉट दैट चीफ ब्राउन मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री। तो हर कोई ये सोचता था, तो ये सोच है, राइट? ओपिनियन है, लोगों का बिलीफ है, उनकी सोच है, तो ये हुआ ओपिनियन। An encyclopedia is a book or set of books filled with facts. ये फैक्ट है। एनसाइक्लोपीडिया सच में एक ऐसी किताब होती है जिसमें सारे फैक्ट्स होते हैं, तो ये फैक्ट है। Leroy's friend said that he was like a library and computer rolled into one and more user friendly. तो ये जो है लिरॉय के फ्रेंड कहते थे, ऐसे उनकी सोच थी, उनकी ओपिनियन थी कि लिरॉय जो है वो लाइब्रेरी और कंप्यूटर का मिक्सचर है, टू इन वन है। टू मास्ड मैन हेल्ड अप द डायमंड मार्ट ऑन 6th एवेन्यू। ये फैक्ट है, सच में ऐसा हुआ था, दो लोग जो है मास्क पहने हुए डायमंड मार्ट में गए थे। नोलन एंड डेवनपोर्ट हैड मेट व्हाइल बोथ वर इन प्रिजन इन साउथ कैरोलिना। ये भी फैक्ट है, अगर आप पुलिस के रिकॉर्ड्स चेक करोगे तो आप देखोगे दोनों जो है साथ में वहां पे थे और वहां पे वो मिले थे। Chief Brown's hunch was that Davenport and Nolan decided to hide the loot until things cooled down. ये उनकी ओपिनियन है, उन्हें ऐसा लगता था कि इन दोनों ने मिलके जो है जो भी लूट का पैसा है उसे कहीं छुपा दिया है, जब तक जो है मामला ठंडा नहीं हो जाता है तब तक के लिए। Nolan wrote a four-word code to tell Davenport where he had hidden the stolen jewelry. ये फैक्ट है क्योंकि ऐसा सच में हुआ था, एंड इस कोड की वजह से ही जो है लेरॉय केस को सॉल्व कर पाया। Complete the table by choosing the character traits of Leroy given in the box below. There is an extra word that you do not need. One example has been done for you. तो यहाँ पे जो है कुछ एविडेंसेस दिए हैं, कुछ सबूत दिए हैं हमारी स्टोरी में से, जिनसे हमें पता चल रहा है कि लिरॉय में क्या कैरेक्टर ट्रेट थे, क्या उसके कैरेक्टर की खूबियां थी। तो हमें वो खूबी जो है, जो हमें इन लाइन से पता चल रही है, वो यहाँ पे लिखनी है। तो पहला है, he read more books than anyone in Idyllwill and he never forgot a fact। इससे हमें ये पता चलता है कि वो बहुत ही नॉलेजेबल था, यानी उसके अंदर जो है बहुत सारा ज्ञान था, क्योंकि वो बहुत सारी किताबें पढ़ता था और जो भी चीज पढ़ता था उसे कभी भूलता नहीं था, तो नॉलेजेबल था। Encyclopedia never spoke of the help he gave to his father. He didn't want to seem different from other boys. वो जो है कभी भी किसी को ये बात नहीं बताता था कि वो अपने पिताजी की मदद करता है केसेस सॉल्व करने में। इससे हमें क्या पता चलता है कि वो बहुत ही हम्बल था, बहुत ही विनम्र था, उसके अंदर जो है जरा सा भी घमंड या गुरूर नहीं था। Encyclopedia sat quietly. He knew his mother and father were discussing the case for his benefit. Encyclopedia जो है बहुत ही शांति से बैठा हुआ था और वो सुन रहा था जो भी उसके माँ बाप बोल रहे हैं, क्योंकि उसे पता था वो लोग ये केस जो है उसके हित में ही जो है डिस्कस कर रहे हैं, ताकि वो इस केस को सॉल्व कर सके। तो इससे हमें पता चलता है वो कीन लिसनर था, यानी जो है बहुत ही गहराई से चीजों को सुनता था। Usually he needed to ask only one question to solve a case before dessert. Usually जो है उसे सिर्फ एक सवाल पूछना होता था मीठा खाने से पहले केस को सॉल्व करने के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ही क्लेवर था, बहुत ही चतुर था, बहुत ही दिमाग वाला था। सिर्फ एक सवाल उसे पूछना होता है और केस सॉल्व हो जाएगा। तो ज्यादा ऐसा नहीं है कि उसे चीजें पूछनी पड़ रही हैं या जवाब ढूंढने पड़ रहे हैं, सिर्फ एक दो क्वेश्चन में ही वो केस को सॉल्व कर देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें चैप्टर से एक एक्सट्रैक्ट दिया है जिसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है।
Complete the following sentence with a suitable reason. Chief Brown's dilemma can be called unique because Chief Brown का ये जो dilemma था, ये जो वो असमंजस में थे, confusion में थे, इसे हम unique कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि उनका जो लड़का है वो बहुत ही छोटा सा है, वो तो अभी बच्चा ही है, और वो जो है किसी बड़े डिटेक्टिव से भी कहीं ज्यादा तेजी से केसेस को सॉल्व कर देता है. बट उन्हें ये बात पता थी कि ये चीज अगर वो किसी को बताएंगे तो कोई भी उनकी बात पे भरोसा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा. तो इसलिए जो है वो किसी को ये बात बताते नहीं थे. तो ये जो है उनका डायलेमा था, ये उनका कंफ्यूजन था कि बताऊं तो मैं लोगों को, लेकिन कैसे बताऊं, कोई मेरी बात मानेगा तो है ही नहीं. What can be inferred about why encyclopedia never spoke of the help he gave his father? इस चीज से हमें क्या समझ में आता है कि encyclopedia जो है वो कभी भी किसी को ये बात नहीं बताता था कि वो अपने पिताजी की मदद करता है. तो इससे हमें ये समझ में आता है कि उसके अंदर ये डिजायर था कि वो बाकी बच्चों के समान ही जो है ट्रीट हो, ऐसा नहीं हो कि दुनिया उसे अलग नजर से देखे. वो ब्लेंड इन होना चाहता था बाकी बच्चों के साथ. The parents chose not to call their son encyclopedia. Select the reason that is false. Parents जो है वो अपने बच्चे को encyclopedia नहीं कहते हैं, राइट, वो उसे उसके असली नाम से बुलाते हैं. तो ऐसा क्यों था? ना यहाँ पे सारे जो रीजंस दिए हैं उसमें से जो फॉल्स रीजन है, यानी जो गलत रीजन है, जो रीजन नहीं है, उसे हमें चुनना है. तो जो गलत रीजन है वो है ये: they want him to be remembered as different from the others around. वो जो है ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि उनका बच्चा जो है अपने आप को नॉर्मल फील करे, ऐसा नहीं है अलग से फील करे. तो जो है इसलिए वो उसे इंसाइक्लोपीडिया नहीं कहते थे. तो जो गलत रीजन है, फॉल्स रीजन है, वो है सी. What does the writer mean by the fact that Leroy was stuck with the name encyclopedia? इस बात से राइटर का क्या मतलब है कि लेरॉय जो है उसके साथ ये नाम जो है encyclopedia नाम जो है वो चिपक गया था. तो इससे राइटर का मतलब ये है कि इस नाम से वो बच नहीं पा रहा था, क्योंकि हर कोई इस नाम को इतना यूज करता था कि ये नाम जो है उसके साथ परमानेंटली अटैच हो गया था. नेक्स्ट हमें एक और एक्सट्रैक्ट दिया है जिसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. What does Chief Brown's reaction of shaking his head suggest about his understanding of the four words? तो जब ये four words जो हैं चीफ ब्राउन पढ़ते हैं तो वो अपने सर को हिलाते हैं. तो उससे हमें क्या समझ में आता है? उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि वो कंफ्यूज हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये चार वर्ड्स का मतलब क्या है. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. नेक्स्ट हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. मिसेस ब्राउन एक्सप्लेन द एक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स rather than decoding the hidden message behind them. मिसेस ब्राउन ने जो है उन चार वर्ड्स का जो है एक्चुअल मीनिंग बताया, उसे उन्होंने डिकोड नहीं किया. उन्हें नहीं समझ में आया कि उसका क्या असली मतलब है. उन्होंने खाली जो भी वर्ड के मीनिंग्स हैं, एक्चुअल मीनिंग्स, वो बताए. तो ये करेक्ट है, ये ट्रू है स्टेटमेंट. What does Mrs. Brown's inability to decode the words suggest about the message? Mrs. Brown जो है उस कोड को डिकोड नहीं कर पाई. तो इससे जो है हमें मैसेज के बारे में क्या समझ में आता है? तो इससे हमें ये समझ में आता है कि मैसेज जो है वो बहुत ही क्लेवरली जो है छुपा हुआ था उस कोड के अंदर. तो आसानी से जो है कोई इंसान उस कोड को पढ़ के समझ नहीं सकता था कि इसका असली मतलब क्या है. तो इसका मतलब जो है वही इंसान इसके मतलब को समझ पाएगा जिसके दिमाग में जो है शार्प रीजनिंग होगी, बहुत ही तेज दिमाग होगा, जिसका जो हर चीज को बहुत ही तर्क से जो है समझ पाएगा, और जिसे पता होगा कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी जिसे समझ में आ रहा है कि ये जो मैसेज है ये चोरी वाली जगह जो है, जहाँ पे चोरी का माल छुपाया गया है, उस जगह को बता रहा है. उसी इंसान को समझ में आएगा. तो अगर ये कॉन्टेक्स्ट को अपने दिमाग में आप नहीं रखो, इस बात को अपने दिमाग में नहीं रखो कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये लोकेशन को बता रहा हो, तो आप उस मैसेज को डिकोड नहीं कर पाओगे. तो ये मैसेज जो है बहुत ही क्लेवरली छुपाया गया था, और वही इंसान इसे समझ सकता था जिसका तेज दिमाग हो और जिसे कॉन्टेक्स्ट पता हो, जिसे पूरी बात पता हो. Complete the following sentence suitably. The purpose of encyclopedia's reminder in the last line of the extract was to imply that the message was likely a clue about the location of the stolen jewelry. Nolan and Davenport were very close. Support this statement with evidence from the text. Nolan और Davenport जो है वो बहुत ही करीबी थे. इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए, इसे प्रूव करने के लिए आपको चैप्टर में से कोई एग्जाम्पल देना है. तो वो दोनों जो है बहुत ही करीबी थे, क्योंकि वो जेल में मिले थे और वहीं पे उनकी दोस्ती हो गई, और वहीं पे उन दोनों ने
प्लान किया कि एक ज्वेलरी स्टोर में वो दोनों चोरी करेंगे और बाद में उन्होंने जो है साथ में चोरी की। नोलन जो है मरते टाइम अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी पाम ट्री नर्सरी भी जो है डेवनपोर्ट के नाम कर गया अपनी विल में, अपनी वसीयत में। Why did Davenport disappear right after the jewelry holdup? What might his plans have been if Nolan had not died? Davenport जो है चोरी के तुरंत बाद गायब क्यों हो गया और उसके क्या प्लान थे अगर नोलन की डेथ नहीं होती? तो अगर नोलन मरता नहीं तो उसके क्या प्लान थे, क्या वो करता? तो डेवनपोर्ट जो है इसलिए गायब हो गया चोरी के तुरंत बाद क्योंकि उसने सोचा कि पुलिस से छुप जाता हूँ और जब तक मामला ठंडा नहीं होता है जब तक मैं कहीं छुप के रहता हूँ और ये जो ज्वेलरी है, ये जो हमने चोरी की है, ये चोरी का माल भी हम कहीं छुपा देते हैं जब तक मामला ठंडा नहीं होता है। और जो है अगर नोलन की डेथ नहीं हुई होती तो डेवनपोर्ट जो है वो जरूर वापस आता और चोरी का जो भी उसका हिस्सा था वो उसे वहां से लेके जो है चला जाता। What does Mrs. Brown's interest in the case tell us about her? Mrs. Brown का इतना इंटरेस्ट जो था केस में, इससे हमें उनके बारे में क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि वो इंटेलिजेंट हैं, ऑब्जर्वेंट हैं, चीजों को ऑब्जर्व करती हैं और जो है पजल सॉल्व करना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है और मिस्ट्री सॉल्व करना जो है उन्हें पसंद है अपने हस्बैंड और बेटे के साथ। शी वॉज ऑल्सो सपोर्टिव एंड क्यूरियस, वो सपोर्टिव भी थी, अपने हस्बैंड का सपोर्ट करती थी, अपने बेटे का करती थी और क्यूरियस भी थी, उन्हें चीजें जानने की भी इच्छा थी कि आखिर ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। एक्सप्लेन व्हाई चीफ ब्राउन वाज प्राउड ऑफ हिज सन, तो वो जो है अपने बेटे पे इतना गर्व इसलिए करते थे क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया जो है वो एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट, ऑब्जर्वेंट और लॉजिकल था और मुश्किल से मुश्किल केस जो है जो पुलिस सॉल्व नहीं कर पाती थी उसे भी जो है वो सॉल्व कर देता था। Why were Chief Brown's suspicions regarding Nolan and Davenport justified, even when there was a lack of concrete proof? तो चीफ ब्राउन के ये जो सस्पिशन थे, ये जो उन्हें शक था नोलन और डेवनपोर्ट पे, ये चीज सही क्यों है? इवन दो उनके पास कोई सबूत नहीं था, तो उनके पास कोई सबूत नहीं था कि इन दोनों ने चोरी की है, फिर भी उन्हें सस्पेशन था, तो ये सस्पेशन को हम सही क्यों कहेंगे? इसे हम जस्टिफाइड इसलिए कहेंगे क्योंकि दोनों के ही एक तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, राइट, दोनों ही जेल जा चुके थे, दोनों को चोरी से पहले साथ में भी देखा गया था और एक विटनेस ने जो है ये उसे लगा भी था कि जब एक चोर का जो है मास्क उतर गया था तो उसे ऐसा लगा था कि वो नोलन है जिसे उसने देखा है, बट क्योंकि वो कंफर्म नहीं थी, श्योर नहीं थी, इसलिए उसने गवाही नहीं दी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमें बताती हैं कि जरूर ये चोरी नोलन और डेवनपोर्ट ने ही की होगी। Their close friendship and sudden disappearance of Davenport further strengthened his doubts. एक तो उनकी दोस्ती बहुत पक्की थी और दूसरा चोरी के तुरंत बाद जो है डेवनपोर्ट गायब हो गया था, तो इससे जो है ये जो उनका शक था ये और ज्यादा पुख्ता हो गया। Analyze the role of the four-word coded message in the story. ये जो स्टोरी है इसमें ये जो 4 शब्दों का जो कोड मैसेज है उसका क्या रोल है, क्या रोल उसने जो है स्टोरी में प्ले किया है? The four-word coded message played a key role in the story. It was Nolan's dying attempt to tell Davenport where the stolen jewelry was hidden. ये जो 4 शब्दों का कोडेड मैसेज था, ये नोलन का जो है मरते समय जो है उसका आखिरी अटेम्प्ट था कि डेवनपोर्ट को वो बता दे मरने से पहले कि ज्वेलरी जो है वो कहाँ पे छुपी हुई है। The code based on days of the week led Encyclopedia to realize that the missing fifth word, Friday, referred to the fir tree under which the jewelry was buried. ये जो कोड है वो डेज ऑफ द वीक जो है उनके ऊपर बेस्ड था, राइट, उनके उनके जो है एनाग्राम्स थे ये कोड में। तो इसी से जो है एनसाइक्लोपीडिया को समझ में आया कि जो पांचवा वर्ड है वो मिसिंग है, जो कि है फ्राइडे का कोड यानी फर। तो फर ट्री जो है उसके नीचे सारी ज्वेलरी छुपी हुई है। तो ये जो पूरा कोड है इसी ने जो है एनसाइक्लोपीडिया को समझाया कि केस जो है वो एक्चुअली कैसे सॉल्व होगा और कैसे पता चलेगा कि ज्वेलरी कहाँ पे छुपी हुई है। अभी जो है पिछली स्लाइड्स में हमने एक क्वेश्चन किया था लेट अस डिस्कस सेक्शन में, जहाँ पे लेरॉय के कैरेक्टर ट्रेट्स हमें बताए गए थे, नॉलेजेबल है, कीन लिसनर है, ये सारी चीजें ना। उन्हीं सारे कैरेक्टर ट्रेट्स का यूज करके हमें एक कैरेक्टर स्केच जो है लेरॉय का यहाँ पे लिखना है, यानी हमें उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पे बताना है। तो encyclopedia was a knowledgeable 8th grader who never forgot a fact that he read.
इंसाइक्लोपीडिया जो है वो बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही ज्ञान वाला 8वीं क्लास का बच्चा था जो कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं भूलता था जो उसने पढ़ी है। He was humble because he never boasted about helping his father. वो बहुत ही विनम्र था क्योंकि वो किसी को भी कभी नहीं बताता था, कभी भी शान नहीं मारता था कि वो अपने पिताजी की मदद करता है। He was also a keen listener, quietly paying attention to every detail of a discussion. वो बहुत ही कीन लिसनर था, बहुत ही गहराई से, बहुत ही गंभीरता से चीजों को सुनता था और हर चीज पे जो है, हर डिटेल पे जो है डिस्कशन में उस चीज पे वो ध्यान देता था। His cleverness helped him solve mysteries quickly and accurately. उसका जो दिमाग था, उसकी जो चतुराई थी, उससे जो है वो सारे केसेस को जो है बहुत ही तेजी से और बहुत ही एक्यूरेटली, सही से जो है सॉल्व कर देता था। Often before dessert at the dinner table. अक्सर जो है मीठा आने से पहले ही जो है खाने की टेबल पे वो जो है केस सॉल्व कर देता था। Encyclopedia was intelligent, thoughtful and respectful. A remarkable young detective who used his brain to do good. वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, थॉटफुल था और रिस्पेक्टफुल था, हर किसी का आदर करता था। बहुत ही अच्छा यंग डिटेक्टिव था जो कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था कुछ अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं एंड इनके मीनिंग कॉलम 2 में है। नाउ करेक्ट मीनिंग के साथ हमें फ्रेजल वर्ब को मैच करना है एंड उसके बाद यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस हैं इन्हें फिल करना है करेक्ट फ्रेजल वर्ब के साथ। तो पहला है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है कोई चीज पहनना, जैसे कपड़े हैं या हैट है। कूल डाउन का मतलब होता है अगर आपको गुस्सा आए तो एकदम से जब आप ठंडे हो जाते हो तो उसे कहते हैं कूल डाउन। टर्न्ड अप का मतलब होता है कोई चीज एकदम से आपके सामने आ जाए, कोई चीज खो गई थी अभी अचानक से मिल गई, प्रकट हो गई, तो उसे कहते हैं टर्न्ड अप। मेक ऑफ का मतलब होता है कोई चीज के बारे में समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना। फिगर आउट का मतलब है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना। एंड गॉट अवे विद का मतलब है किसी चीज से जो है आप बच के निकल गए, आपको आपने कोई गलती करी बट आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिला, कोई आपको सजा नहीं मिली और आप बच गए, तो उसे कहते हैं गॉट अवे विद। फाइनली सम इम्पोर्टेंट एविडेंस अबाउट द केस हैज टर्न्ड अप। फाइनली जो है इस केस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट सबूत जो है वो सामने आया है। After I cooled down, I understood that I had made a big mistake. जब मैं थोड़ा शांत हुआ, थोड़ा ठंडा हुआ, तो मुझे समझ में आया मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। I couldn't figure out why he was angry with me. मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा था कि वो मुझसे गुस्सा क्यों है। He put on his special coat and went to his friend's birthday party. उसने जो है अपना स्पेशल कोट जो है पहन के अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में वो गया। Ravi forgets to do his homework, but he got away with it as teacher didn't ask for it that day. रवि जो है अपना होमवर्क करना भूल गया बट जो है वो इस चीज से बच गया, उसे कोई जो है पनिशमेंट नहीं मिला क्योंकि टीचर ने उस दिन होमवर्क के बारे में पूछा ही नहीं। आई डू नॉट नो व्हाट टू मेक ऑफ हिज बिहेवियर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके इस बिहेवियर से मैं क्या समझूं, क्या जो है मैं इसका मतलब निकालूं। Fill in the blanks in the following sentences by choosing the correct word pairs from the box given below. यहाँ पे हमें दो वर्ड्स दिए हैं जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है बट मीनिंग अलग अलग है। हमें करेक्ट वर्ड्स जो हैं उनसे इन ब्लैंक को फिल करना है। आफ्टर रनिंग फॉर 50 किलोमीटर्स लास्ट वीक, पिछले हफ्ते जो है, वीक का मतलब हुआ हफ्ते, राइट, WEEK, तो पिछले हफ्ते 50 किलोमीटर दौड़ने के बाद आई फेल्ट वीक फॉर 2 days, मुझे जो है कमजोरी महसूस हुई 2 दिन के लिए। WEAK का मतलब होता है कमजोरी। When the committee met yesterday, they brought 4 local cases to the fore. जब कमेटी कल मिली थी तो उन्होंने जो है 4 लोकल केसेस जो हैं वो सामने लाए। फोर का मतलब होता है कोई चीज सामने लाना, सबके सामने लाए वो। While learning to drive, Reena used too much force on the brake. जब ड्राइव करना रीना सीख रही थी तो उसने जो है ब्रेक पे कुछ ज्यादा ही फोर्स यूज कर दी। तो जब वो ब्रेक लगा रही थी तो उसने कुछ ज्यादा फोर्स यूज करी जिसकी वजह से कार जो है वो खराब हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, मतलब खराब हो गई कार। He has composed a beautiful piece of music in order to bring peace to thousands of people. उसने जो है बहुत ही खूबसूरत टुकड़ा जो है म्यूजिक का तैयार किया है। पीस ऑफ म्यूजिक का मतलब है म्यूजिक, बहुत ही खूबसूरत जो है म्यूजिक का टुकड़ा या म्यूजिक का पार्ट जो है उसने क्रिएट किया है, कंपोज किया है
किस लिए किया है? ताकि हजारों लोगों के बीच में जो है शांति जो है वो फैला सके, उसके म्यूजिक को सुन के लोगों के बीच में शांति जो है वो फैले। पीस का मतलब हुआ शांति और पीस का मतलब हुआ टुकड़ा। She was busy dyeing her hair, not caring about the dying flowers in her garden. वो जो है अपने बाल में कलर करने में बिजी थी। डाइंग यहाँ पे इसका मतलब है कलर करना, और वो जो है इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही थी कि गार्डन में फूल जो है वो डाइंग है, यानी मर रहे हैं। तो DYING का मतलब है मरना, एंड DYEING का मतलब है कलर करना। नाउ लिरॉय ने जो है, जो फिफ्थ वर्ड मिसिंग था उसकी मिस्ट्री को सॉल्व किया अपने तेज दिमाग से। तो ऐसे ही जो है आपको यहाँ पे कुछ पजल्स दिए हैं, ये सॉल्व करने हैं। पहला है सीक्रेट सीक्रेट सीक्रेट, बट जो सबसे ऊपर वाला है, जो टॉप वाला सीक्रेट है उस पे एरो बना हुआ है, तो ये हुआ टॉप सीक्रेट। यहाँ पे देखिए एजेड 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 लिखा हुआ है, बट जो बीच वाला है, जो मिडिल है, उस एजेड में अंडरलाइन है, तो ये हो गया मिडिल एजेड। यहाँ पे ट्राई है, स्टैंड है, उसके नीचे टू है, तो क्या हो गया? ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखिए एरो जो है वो अप डायरेक्शन में है और दो यू है, तो क्या हो गया? अप टू यू, अप टू यू। और यहाँ पे गो है और 4 बार इट लिखा हुआ है, तो गो फॉर इट। और यहाँ पे सेंस जो है देखिए 6 बार लिखा हुआ है, 6 टाइम्स, और जो छठा वाला है उसके ऊपर सर्कल बना हुआ है, तो क्या हो गया? ये सिक्स्थ सेंस। और यहाँ पे मिलियन है, बट यहाँ पे जो आई है उसकी जगह 1 कर दिया है, तो क्या हो गया? 1 इन अ मिलियन। और यहाँ पे देखिए घड़ी है जिसपे टाइम दिख रहा है, तो क्या हो गया? ये वंस अपॉन अ टाइम। और यहाँ पे जो रोड्स हैं ये आपस में क्रॉस हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे क्रॉस रोड्स। नेक्स्ट है स्पूनरिज्म। स्पूनरिज्म क्या होता है? जब जो है हम फ्रेज जो है कोई बोल रहे हो, बट उसमें जो है हम साउंड को एक्सचेंज कर दें, जो स्टार्टिंग का साउंड है वो दो वर्ड्स का हमने आपस में एक्सचेंज कर दिया, तो वो हो जाता है स्पूनरिज्म। जैसे यहाँ पे हमें वर्ड बोलना है लॉन्ग रोड, बट उसकी जगह मैंने क्या बोल दिया? रॉन्ग लोड। तो यहाँ पे एलओ जो है मैंने यहाँ पे रोड के आगे लगा दिया, लोड कर दिया, और जो रा का साउंड है वो मैंने यहाँ पे लॉन्ग के आगे लगा दिया, तो यहाँ पे मैंने रॉन्ग कर दिया और इसे कर दिया लोड। तो जब मैंने ऐसे साउंड्स को एक्सचेंज कर दिया तो वो कहलाता है स्पूनरिज्म। यानी आप ऐसी मिस्टेक कर रहे हो बोलते हुए जिसमें आप फ्रेज के जो फर्स्ट साउंड्स हैं उन्हें एक्सचेंज कर दे रहे हो। और यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ यहाँ पे स्पूनरिज्म के, आपको करेक्ट फ्रेज जो है वो इनका बताना है। तो पहला है नोइंग सिट्स, इसका करेक्ट फ्रेज क्या है? सोइंग knits। इट्स रोरिंग विथ पेन, ये करेक्ट फ्रेज है इसका। इट्स पोरिंग विथ रेन। प्लास्टर मैन का क्या है? मास्टर प्लान। ब्लार वॉन्केट का क्या है? वॉर्म ब्लैंकेट। टार्स एंड क्रक्स का है कार्स एंड ट्रक्स। शेक अ टावर का है टेक अ शावर। बीड अ रुक का है रीड अ बुक। मार्डन मी पैडम, पार्डन मी मैडम। तो यहाँ पे जो साउंड्स हैं स्टार्टिंग वाले उन्हें आपको एक्सचेंज कर देना है, तो करेक्ट फ्रेज जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है कनेक्टर्स। ना यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस हैं इनमें जो हाईलाइटेड वर्ड है जैसे दैट, व्हाट, वेयर, हु, ये सब क्या है? ये कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। क्यों? ताकि आइडिया जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाए, जो सेंटेंस का फ्लो है वो ज्यादा बेटर हो जाए। तो सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जो है कनेक्टर्स की वजह से आपको और क्लियरली समझ में आता है। तो कनेक्टर्स जो हैं वो वर्ड्स हैं जो दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं या दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे उन्हीं की बात हुई है। नेक्स्ट हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है करेक्ट कनेक्टर वर्ड का यूज करके। डिटेक्टिव स्टोरीज आर एक्साइटिंग कीपिंग रीडर्स गेसिंग हु द रियल कल्प्रिट इज। जो डिटेक्टिव स्टोरीज हैं वो एक्साइटिंग होती हैं क्योंकि उसमें रीडर्स जो है वो पूरा टाइम गेस करते रहते हैं कि कौन है असली कल्प्रिट, असली अपराधी। दे टेक प्लेस इन सेटिंग वेयर क्लूज आर हिडन केयरफुली। ये ऐसी जगह होती हैं, कहानियां ऐसी जगह घटना घटती है जहाँ पे जो क्लूज हैं वो इधर उधर जो है छुपे हुए होते हैं, बड़े ध्यान से जो है क्लूज को कहानी में ही छुपा दिया जाता है।
Though the mystery seems tricky, a clever detective always finds answers. So even though mystery जो है वो थोड़ी tricky सी लगती है, लगता है बहुत ही मुश्किल है, solve नहीं हो पाएगी, but एक clever detective जो है वो हमेशा जवाब ढूंढ ही लेता है. Readers often wonder why criminals leave small but important clues. जो कहानी पढ़ रहे होते हैं रीडर्स वो हमेशा यही सोचते हैं कि ये जो क्रिमिनल्स हैं ये इतने छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्लूज छोड़ कैसे देते हैं, ये इतने बेवकूफ कैसे हैं कि ये क्लूज छोड़ दे रहे हैं, इन्हें कैसे पकड़ना है उस चीज के लिए. द चैलेंज इज टू डिसाइड विच सस्पेक्ट इज गिल्टी. चैलेंज इन कहानियों में बस यही होता है कि हमें डिसाइड करना है कौन सा जो है वो गिल्टी सस्पेक्ट है, कौन सा है जिसने सच में ये गलत काम किया है. When the truth is revealed, everything makes sense. और जब एंड में सच सामने आता है तो हर चीज जो है उसका सेंस बनता है, हर चीज जो है फिर हमें समझ में आ जाती है कि ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ. But one may wonder if they could have solved it themselves. But फिर भी ये कहानी पढ़ के हम सब यही सोचते हैं कि क्या इस केस को हम सॉल्व कर सकते थे. These stories are fun because they make readers think till the very end. ये स्टोरीज जो हैं ये इतनी फन इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें जो रीडर्स हैं वो एंड तक सोचते ही रहते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि किसने किया है, तो इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है कि एंड तक हम बस जो है यही सोचते रहते हैं कि आखिर किसने जो है ये गलत काम किया है. नेक्स्ट हमें यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए हैं, हमें इन्हें जोड़ना है उस वर्ड का यूज करके जो ब्रैकेट में लिखा है. तो पहला है वी गेव हिम द सिग्नल. He was waiting for the signal. तो कैसे जोड़ेंगे हम? We gave him the signal that he was waiting for. हमने उसे वो सिग्नल दिया जिसका वो वेट कर रहा था. We went to a place. The incident occurred there. We went to a place where the incident occurred. हम उस जगह पे गए जहाँ पे घटना हुई थी. Teacher said she would retire soon. She is now nearly 60. Teacher, who is now nearly 60, said she would retire soon. वो टीचर जो अब ऑलमोस्ट 60 इयर्स की होने वाली हैं, उन्होंने कहा कि वो जल्द ही रिटायर होने वाली हैं. इट वॉज द डे हाफ द क्लास वॉज एबसेंट. इट वॉज द डे व्हेन हाफ द क्लास वॉज एबसेंट. ये वो दिन था जब आधे से ज्यादा क्लास जो है वो एबसेंट था. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमें चैप्टर में से कुछ सेंटेंसेस दिए हैं. नाउ ये जितने भी सेंटेंसेस हैं सब डायरेक्ट स्पीच में हैं, यानी जो भी स्पीकर ये चीजें कह रहा है ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं. जैसे स्कूल में अगर टीचर ने आपसे कहा राम पानी लेके आओ, श्याम पानी लेके आओ, तो ये टीचर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो टीचर राम या श्याम से कह रही है. बट यही बात जब राम या श्याम अपने फ्रेंड्स को बताएंगे तो वो क्या कहेंगे कि मेरी टीचर ने मुझे बोला कि मैं पानी लेके आऊं. राइट, तो ये आप रिपोर्ट कर रहे हो, आप बता रहे हो अपने फ्रेंड को कि टीचर ने आपसे ऐसे कहा था. तो जब भी जो है हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो सेंटेंस में जो है कुछ चेंजेस आ जाते हैं. पर्सन में चेंज आ जाता है, फर्स्ट पर्सन से सेकंड थर्ड हो रहा है. टेंस में चेंज आ जा रहा है, राइट, प्रेजेंट में था पास्ट में हो जा रहा है. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड टाइम भी चेंज हो जाते हैं. तो सेंटेंसेस में कुछ चेंजेस आते हैं जब हम उसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं. यहाँ पे देखिए चार्ट में हमें अच्छे से समझाया गया है कि टेंस चेंज हो रहा है. कैसे हो रहा है? अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो जाएगा, अगर पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट था तो कोई चेंज नहीं होगा. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो पास्ट प्रोग्रेसिव हो जाएगा, पास्ट प्रोग्रेसिव है तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो रहा है. प्रेजेंट मॉडल है, अगर मॉडल वर्ब यूज हुआ है तो पास्ट मॉडल वर्ब हो जाएगा, एंड पास्ट मॉडल वर्ब है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो टेंस में ये सारी चीजें हो रही हैं. प्रोनाउन चेंजेस कैसे हो रहे हैं? अगर आई है तो शी और ही हो जाएगा, डिपेंड करता है मेल है या फीमेल है. यू है तो शी ही हो जाएगा, यू अगर प्लूरल है तो अस हो जाएगा. वी का दे हो जाएगा, माय का हर या हिज हो जाएगा, आवर का देयर हो जाएगा. तो ऐसे ही जो है ये सारे प्रोनाउन चेंजेस हो रहे हैं. टाइम एंड प्लेस चेंज में क्या है? नाउ का देन हो गया, अगो का बिफोर हो गया, टुडे का दैट डे हो गया, टुमारो का द फॉलोइंग डे हो गया, यस्टरडे का द डे बिफोर हो गया. नेक्स्ट वीक मंथ ईयर का क्या हो जाएगा? द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर. हेयर का देयर हो गया, दिस का दैट, दीज का दोज.
तो ये जो चार्ट है इसे आप बहुत अच्छे से याद करो, क्योंकि इससे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनमें क्या चेंज आएंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे। तो नाउ जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं इंटेरोगेटिव वाले, वो एक तो दो टाइप के होते हैं। WH क्वेश्चन है, जैसे विच, हु, व्हाट, एंड यस एंड नो क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब जो है हाँ या ना में दे सकते हैं। तो अगर ऐसे वाले सेंटेंसेस हैं तो एक तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जहाँ पे सेड आया है, राम सेड, उसकी जगह सेड की जगह हो जाएगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड। उसके बाद टेंस जो है वो जो हमने पिछले चार्ट में देखा था टेंस चेंज, उसके हिसाब से टेंस चेंज होगा। जैसे उसमें है प्रेजेंट का पास्ट हो गया, जो भी चार्ट के हिसाब से है वैसे टेंस चेंज होगा। कोटेशन मार्क्स ऑफ कोर्स हट जाएंगे, राइट। जब भी डायरेक्ट स्पीच में हम बात करते हैं तो कोटेशन मार्क्स लगते हैं, क्वेश्चन मार्क होगा, वो सब जो है इनडायरेक्ट स्पीच में हट जाएगा। दैट जो है उसका हम यूज नहीं करेंगे, दैट भी हट जाएगा। WH क्वेश्चंस जो हैं, अगर ऐसे वाले क्वेश्चन हैं WH वाले, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब है जैसे आस्क्ड या इंक्वायर्ड जो भी है, उसके तुरंत बाद जो है ये WH वाला क्वेश्चन वर्ड जो है वो आ जाएगा। और अगर यस या नो वाला क्वेश्चन है तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आस्क्ड इंक्वायर्ड जो भी है उसके बाद जो है हम तुरंत इफ या वेदर लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इन्हें हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। मिसेस ब्राउन आस्क्ड व्हाट वाज सस्पिशियस अबाउट दैट। मिसेस ब्राउन ने पूछा इसमें सस्पिशियस क्या था। मिसेस ब्राउन क्वेश्चन लेरॉय व्हाट ही मेड ऑफ द फोर वर्ड्स। Mrs. Brown inquired whether he had been mixed up in a jewelry robbery a few years ago. Mrs. Brown asked Chief Brown whether he hadn't searched Nolan's house. Mrs. Brown inquired if there was a young fir tree in Mr. Nolan's palm tree nursery. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें कुछ डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस दिए हैं, इन्हें हमें इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। Why did you stop talking to me? asked Rohan. रोहन ने पूछा तुमने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया। तो इनडायरेक्ट स्पीच में मैं कैसे कहूंगी, रोहन ने पूछा कि मैंने उससे बात करना क्यों बंद कर दिया। रोहन questioned why I had stopped talking to him. Did you enjoy the family gathering yesterday? asked my aunt. My aunt asked if I had enjoyed the family gathering the day before. देखिए ये yes या no वाला question है, इसलिए हमने यहाँ पे if लगाया है। When will you visit us again? asked my grandmother. My grandmother inquired when I would visit them again. Madhvi said to Ravi, will you come with me to meet our old teacher tomorrow? asked Madhvi. Madhvi asked Ravi if he would go with her to meet their old teacher the next day. My friend said, what gift are you planning to give your brother? My friend inquired what gift I was planning to give my brother. Shall I carry these notebooks to the staff room, ma'am? asked Veenu. Veenu asked her teacher if she should carry those notebooks to the staff room. Read the conversation between Aditi and Rahul. Aditi, did you see anyone leave a package near the lift? क्या तुमने किसी को ये पैकेज लिफ्ट के पास छोड़ते हुए देखा? राहुल, I noticed a man wearing a blue jacket drop it off. मैंने देखा एक आदमी ब्लू रंग की जैकेट पहने हुए था जिसने इसे यहाँ पे छोड़ा। What time did you see this happen? कितने बजे देखा तुमने ये होते हुए? राहुल, it was around 6:45 p.m. ये करीब 6:45 की बात है। Aditi, were you able to see his face? क्या तुम उसका चेहरा देख पाए? राहुल, he wore a hood and so I couldn't see his face. उसने जो है हुडी पहनी हुई थी, उसका चेहरा ढका हुआ था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। now यही सेंटेंसेस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच में जो है कन्वर्ट करना है। Aditi asked Rahul if he had seen anyone leave a package near the lift. Rahul replied that he had noticed a man wearing a blue jacket drop it off. Aditi asked Rahul what time he had seen that happen. Rahul replied that it had been around 6:45 p.m. Aditi further inquired whether he had been able to see the man's face.
Rahul said that the man had worn a hood so he couldn't see his face. नेक्स्ट हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है। आपकी टीचर एक पॉडकास्ट आपको रीड करके सुनाएंगी, आपको उसे सुन के जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ना। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स ना। पहला है ऑब्जर्वेशन स्किल्स हेल्प इम्प्रूव योर कॉमन सेंस। तो अगर आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ोगे तो उसमें एग्जैक्टली exactly कोई ऐसी चीज मेंशन नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जर्वेशन स्किल की वजह से जो है आप और ज्यादा अवेयर हो जाओगे, बेटर डिसीजंस लोगे। बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसा जरूरी है, इससे आपका कॉमन सेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाए। तो मैंने इसे फॉल्स कहा है, ये ट्रू भी हो सकता है। ओके, आप अपनी टीचर से डिस्कस कर सकते हो। रशिंग थ्रू टास्क हेल्प यू फोकस बेटर एंड ऑब्जर्व मोर, ये फॉल्स है। अगर आप जो है जल्दबाजी में काम करोगे तो आप जो है फोकस अच्छे से नहीं कर पाओगे। टेकिंग नोट्स ऑन और मेकिंग स्केचेस हेल्प्स विद व्हाट यू ऑब्जर्व, ये ट्रू है। इनकॉर्पोरेटिंग टिप्स ऑन ऑब्जर्वेशन स्किल्स विल सून लीड टू सक्सेस, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट हमारी फिल इन द ब्लैंक एक्टिविटी है। यहाँ पे ये जो ब्लैंक्स हैं इन्हें हमें फिल करना है, बट ध्यान रखना है 1 से 3 शब्दों के बीच में ही हमें यूज करने हैं, 3 से ज्यादा वर्ड्स का यूज नहीं करना है। It is important to slow down and take your time to notice several aspects around you more clearly. The more senses like hearing and smelling you use, the more information you absorb. People who are curious tend to be better observers because they seek to understand what they notice. When you make a note of things, it helps reinforce the details in your memory. Practicing mindfulness helps a person stay present in the moment with their surroundings. नेक्स्ट हमारी प्रोनाउंसिएशन की एक्टिविटी है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिन्हें हमें करेक्टली प्रोनाउंस करना है ना। पहला है ज्वेलरी, ये है ज्वेलरी। ओके, ज्वेलरी नहीं है, दिस इज ज्वेलरी। ये है क्लर्क, क्लर्क ना। जो भी ऑफिस में काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लर्क, राइट। यहाँ पे आर का जो साउंड है वो नहीं आता है। ये है डिजर्ट, जो हम स्वीट खाते हैं, राइट। खाने के बाद जो मीठा खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिजर्ट। नेक्स्ट हमें कुछ और वर्ड्स दिए हैं। पहला है जनवरी, जनवरी। ओके, साव, साव, इसमें आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है। पिज्जा, पिज्जा, पिज्जा। ओके, वेंसडे, वेंसडे। बोल, बोल, बाउल नहीं है, बोल। बुफे, बुफे। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। तो एक बार मैं फिर से कर देती हूँ। ज्वेलरी, क्लॉक, डिजर्ट, जनवरी, सार, पिज्जा, वेंसडे, बोल, बुफे, प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट हमारी स्पीकिंग एक्टिविटी है। हमें 5 या 6 बच्चों का ग्रुप बनाना है और फिर एक डिस्कशन करना है टॉपिक पे, द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ अ मिस्ट्री स्टोरी। एक मिस्ट्री स्टोरी के क्या क्या इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं, कौन सी इंटरेस्टिंग बातें हैं एक मिस्ट्री स्टोरी में। नाउ गाइडलाइंस क्या है, जो मॉडरेटर है वो डिस्कशन स्टार्ट करेगा, सारे स्पीकर्स को बुलाएगा, उन्हें इनवाइट करेगा कि इस सब्जेक्ट पे अपने व्यूज को शेयर करें। मॉडरेटर कौन हुआ, मॉडरेटर एक तरह से होस्ट की तरह हुआ, जिसका काम है इस सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना और ध्यान रखना कि जो भी चीजें हो रही हैं उसमें जो है एक इक्वल पार्टिसिपेशन है, हर कोई अच्छे से बात कर रहा है, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, सबको इक्वल टाइम मिल रहा है, मौका मिल रहा है। तो ये काम जो है ये मॉडरेटर का है। तो होस्ट की तरह है मॉडरेटर, जो इस चीज को ऑर्गेनाइज करेगा, अरेंज करेगा और ध्यान रखेगा कि सब चीजें सही से हो रही हैं या नहीं। अब जो स्पीकर्स हैं वो इसमें अपने अपने व्यूज रखेंगे, और अगर जो है किसी के व्यूज से आप सहमत नहीं हो या आपको लगता है इसमें कोई और पॉइंट ऐड कर सकते हो, तो आप अपने हाथ उठा के जो है अपना हाथ उठा के आप अपनी बात कह सकते हो। उसके बाद जो है मॉडरेटर एंड में जो है डिस्कशन को एंड करेगा और समरी देगा कि ये पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए, ऐसे ऐसे जो है इस डिस्कशन से हमें समझा है, ये निष्कर्ष निकला है। और नेक्स्ट जो डिस्कशन होने वाला है उसके लिए अगर कोई गाइडलाइंस हैं कि हमें इन पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो ये सब चीजें जो है मॉडरेटर एंड में कहेगा, फिर सबको थैंक यू बोलेगा। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ फ्रेजेस भी दिए हैं जिनका यूज आप इस डिस्कशन में कर सकते हो।
यहाँ पे मैंने आपको एक सैंपल जो है वो ग्रुप डिस्कशन का दिया है। इस सैंपल के आधार पे जो है आप इसमें से चीजें यूज करके इस टाइप से जो है आप अपने क्लास में डिस्कशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये जो ग्रुप डिस्कशन है, टॉपिक है द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ अ मिस्ट्री स्टोरी। Moderator, good morning everyone. Welcome to today's discussion on the interesting aspects of a mystery story. Mystery stories have always been loved by readers of all ages. Let's share our thoughts on what makes them so fascinating. Who would like to begin? Speaker 1. If I may say something, I think the most interesting part of a mystery story is the suspense. It keeps readers curious and guessing what will happen next. Speaker 2. I fully agree with Arav. The suspense and unexpected twists make the story exciting. You can't stop reading until you know who did it. Speaker 3. Sorry for this interruption, but I would like to add that clues and red herrings are also very interesting. They make readers think deeply and try to solve the case before the detective does. रेड हेरिंग्स कौन होते हैं? स्टोरी में अगर आपको कोई ऐसे दिखाया जाए कैरेक्टर कि ये जो है ये हो सकता है खूनी, ये हो सकता है कातिल, ये हो सकता है चोर, बट वो गलत है, वो जो है जो राइटर है वो एक तरह से आपको धोखा दे रहा है, आपको कहीं ना कहीं एक इल्यूजन में रख रहा है कि आपको वो ऐसे दिखा रहा है कि चोर ये है, बट चोर वो नहीं है, उसकी बजाय कोई और है। तो ये जो इंसान है जिसे जो एक तरह से धोखे के लिए रखा जाए उसे रेड हेरिंग कहेंगे। Speaker 4, that's absolutely true. I'm totally in agreement with Rohan. I also love the clever detective characters like Sherlock Holmes. Their intelligence and observation skills inspire readers. Speaker 5, maybe I'm wrong, but I feel the setting of a mystery story is equally important. A dark mansion or quiet village creates the right mood for mystery. Speaker 2, if you look at it this way, Kabir, you are right. The background adds tension and excitement to the plot. Moderator, may I draw the attention of this group to how everyone focused on different elements, suspense, clues, characters, and setting. These all work together to make mystery stories gripping. Before we end, would anyone like to add a final point? Speaker 1. Yes. I would just like to add that mystery stories also teach logical thinking and observation, which makes reading them not only fun but educational. Moderator, thank you everyone. To sum up, we all agree that the most interesting aspects of a mystery story are suspense, clever clues, unique detectives, and the thrilling setting. These elements together keep the readers hooked till the end. Let's continue exploring more such stories to sharpen our observation skills. Thank you all for your active participation. A report is written for an event that has already occurred. एक रिपोर्ट जो है वो हम लिखते हैं ऐसे इवेंट की जो ऑलरेडी हो चुका है, राइट। पर्पस होता है रिपोर्ट का कि हम फर्स्ट हैंड डिटेल दें इवेंट की, कि ये घटना जो है ऐसे हुई थी, उसकी फर्स्ट हैंड डिटेल जैसे हुई वैसे बता रहे हैं। इट प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपर सीक्वेंस में आती है, राइट। पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। रीड द सैंपल रिपोर्ट गिवन अबाउट द इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय योर विद्यालय। यहाँ पे हमें एक सैंपल रिपोर्ट दी गई है जो कि हमारे स्कूल में जो इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था उसके ऊपर है। तो चलिए उसे पढ़ते हैं। ये देखिए हमारी रिपोर्ट में टॉप पे आएगा टाइटल, इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट बाय, रिपोर्टर का नाम आ जाएगा और उसका क्लास आ जाएगा। जो पैराग्राफ 1 है उसमें हम बताएंगे रिपोर्ट किस चीज के बारे में है, कौन है, कहाँ पे हुआ था ये टूर्नामेंट, किस जगह हुआ था, कब हुआ था, और इसमें जो है हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे बताने के लिए कि ये इवेंट जो है इस दिन हुआ था, यहाँ पे हुआ था, इतनी टीम्स इसमें थी। An inter-school football tournament was organized by our Vidyalaya from 21 April to 24 April at Moti Nagar Football Ground. 10 teams participated in the tournament. पैराग्राफ 2 and 3 में हम इवेंट का डिस्क्रिप्शन देंगे। The tournament was declared open by the chief guest Dr. Singh, Honorary Sports Secretary of the State, on Wednesday, 21 April, in the presence of all the teams and spectators from the participating schools. The matches were held from 8:30 a.m. to 11:30 a.m. on all days of the tournament.
Following a tough competition, the teams from ABC Senior Secondary School and XYZ Senior Secondary School emerged as the finalists. For the final match, players from both these teams were cheered by students from their respective schools. After an exciting match, the score was tied at 3-3. Subsequently, a penalty shootout was used as tiebreaker by the referee to decide the winner. Finally, the team from ABC Senior Secondary School won the penalty shootout and was declared the winner. Now जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें प्राइज गिविंग सेरेमनी और चीफ गेस्ट के रिमार्क्स आ जाएंगे. The winning team was awarded with a trophy, medals and certificates by the chief guest. Addressing the students, he said, "All of you must take up sport to keep yourself healthy." The inter-school football tournament was a great success, showcasing exceptional talent, teamwork and sportsmanship among the participating teams. नेक्स्ट आपको एक रिपोर्ट लिखनी है. आप हो आपके स्कूल के आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब के मेंबर और आपके स्कूल ने एक इंटर स्कूल आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की थी. इसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है. तो टाइटल में आ जाएगा इंटर स्कूल आर्ट एग्जीबिशन बाय प्रिया शर्मा क्लास 8. कौन ये रिपोर्ट लिख रहा है और कौन से क्लास का बच्चा है वो. An inter-school art exhibition was organized by our Vidyalay's Art and Craft Club from 15 July to 17 July in the school auditorium. Students from 12 schools across the city participated in the exhibition. The exhibition was inaugurated by Mrs. Nandini Verma, the well-known painter and art professor at the City Fine Arts College, on 15 July at 10 a.m. in the presence of students, teachers and parents. The artworks were displayed in different sections such as painting, sketching, sculpture and craft work. Each piece reflected creativity and imagination on various themes like nature, culture and social awareness. During the 3-day event, students and visitors appreciated the efforts of young artists. Following a tough judgment process, entries from ABC Public School and Sunrise International School were selected as the best in painting and sculpture categories respectively. On the final day, the prize distribution ceremony was held. The chief guest awarded trophies, medals and certificates to the winners. In her address, she encouraged students to pursue art as a means of expressing ideas and emotions and said, "Art is not what you see, but what you make others see." The inter-school art exhibition was a grand success, providing students a platform to showcase their talent and creativity, while promoting artistic appreciation among young learners. नेक्स्ट है ऑप्टिकल इल्यूजन्स, यानी हर इंसान को अलग अलग चीज जो है एक चीज में दिखाई दे. इस टाइप के इल्यूजन है कि आपको कुछ दिख रहा है उस चीज में और मुझे कुछ और जो है उस फोटो में दिखाई दे रहा है, तो वो हो गया ऑप्टिकल इल्यूजन. ना यहाँ पे देखिए जो पहला वाला है इसमें ऐसा लग रहा है कि टीच लिखा हुआ है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो लर्न भी है, LEARN. तो हो सकता है आपके फ्रेंड को लर्न दिखाई दे, आपको टीच दिखाई दे. और ऐसा नहीं है कि आपका फ्रेंड सही है या आप सही हो, दोनों ही सही हैं क्योंकि ये ऑप्टिकल इल्यूजन है. यहाँ पे ये हेट है बट ये हैव भी हो सकता है, लव भी हो सकता है. यहाँ पे देखिए ये दूर से देखिए तो गुड है बट पास से देखो तो इविल है. तो यहाँ पे ये जितनी भी फोटोग्राफ्स हैं सब ऑप्टिकल इल्यूजन वाली है. यहाँ वाली में देखिए एक पेड़ दिख रहा है बट अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक टाइगर है और यहाँ पे एक गोरिल्ला है. यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी आदमी का चेहरा है बट उसके ऊपर कोई पेंगुइन है. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो पहले सिर्फ पिलर्स दिखाई देंगे, खंबे दिखाई देंगे, बट बाद में देखो तो ऐसा लग रहा है दो लोग जो हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं. तो ये सारी इमेजेस जो हैं ऑप्टिकल इल्यूजन वाली हैं, यानी हर इंसान को इसमें कुछ अलग दिखाई देगा. नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, लैंग्वेज गेम. नेम द मिस्ट्री ऑब्जेक्ट. आपको क्लास को दो टीम्स में डिवाइड करना है और हर टीम जो है वो एक ऑब्जेक्ट को चूज करेगी. नाउ आपको 3 हिंट्स जो हैं वो डिसाइड करने हैं इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आप दूसरी टीम को दोगे. नाउ दूसरी टीम जो है वो अगर पहले ही हिंट पे ऑब्जेक्ट बता दे कौन सा है तो 20 पॉइंट्स, दूसरे हिंट पे बताया तो 10 पॉइंट्स और अगर तीसरे हिंट पे बताया तो 5 पॉइंट्स. और यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है 3 हिंट्स का. I display information for all to share with a swipe. I am clean and bare.
I'm rectangular or square whom neither teacher nor student can spare. I'm mostly black, sometimes green. Now in white too I'm seen. तो ये क्या हुआ? ये है ब्लैक बोर्ड, आप उसे व्हाइट बोर्ड भी कह सकते हो, चॉक बोर्ड भी कह सकते हो। नाउ ऐसे ही मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया है, 3 हिंट्स यहाँ पे। आई हैव लीव्स बट आई एम नॉट अ ट्री, आई होल्ड स्टोरीज फॉर यू टू सी, यू कैन बोरो मी बट मस्ट रिटर्न मी, आई एम फाउंड इन एवरी लाइब्रेरी। क्या है ये? अ बुक। नाउ बुक के जो पेजेस होते हैं उसे लीव्स भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आपको लाइब्रेरी में जाना है और एनसाइक्लोपीडिया ढूंढना है। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है और डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया में क्या डिफरेंस है? तो एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? ऐसी बुक या डिजिटल कलेक्शन जिसमें जो है हमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर, या फिर किसी एक सब्जेक्ट का अगर वो एनसाइक्लोपीडिया है तो खाली उस सब्जेक्ट पे होगी। बट एनसाइक्लोपीडिया में जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है एक चीज के ऊपर। ईच टॉपिक इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, ऑफन विद पिक्चर्स एंड फैक्ट्स। डिफरेंस क्या है डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया में? डिक्शनरी में हमें मीनिंग्स मिलते हैं वर्ड्स के, प्रोनाउंसिएशन हमें पता चलता है और वर्ड को कैसे यूज करना है ये पता चलता है। एनसाइक्लोपीडिया में हमें अलग अलग टॉपिक्स पे जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल रही है। डिक्शनरी में वर्ड्स जो है वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं, एनसाइक्लोपीडिया में जो है आर्टिकल्स जो है वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं। एग्जाम्पल जो है डिक्शनरी का है, हमें जैसे टर्टल का मीनिंग मिल जाएगा, बट अगर हम एनसाइक्लोपीडिया में देखेंगे तो हमें एक पूरा आर्टिकल मिल जाएगा सी टर्टल्स के बारे में, वो कहाँ रहते हैं और उन्हें बचाने के लिए क्या क्या हो रहा है, इस सब चीजों के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट डिक्शनरी में क्या मिलेगा? सिर्फ टर्टल वर्ड का मीनिंग। A thesaurus is a reference book or digital tool that provides a collection of words with similar meanings, allowing users to find alternative words or phrases to express the same idea. तो डिक्शनरी में तो हमें मीनिंग मिलते हैं, थिसॉरस में क्या होता है? उसमें जो है हमें सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स मिलेंगे। तो अगर उसमें एक वर्ड है, आपको बताया जाएगा कि उस वर्ड की जगह आप और कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हो। तो हमें एक तरह से सिनोनिम्स जो हैं वो वर्ड्स के थिसॉरस में मिल जाएंगे। आपको कोई भी जो है 5 वर्ड्स जो हैं थिसॉरस में से चूज करके यहाँ पे लिखने हैं और उसमें जो है उनके कौन कौन से ऑल्टरनेटिव वर्ड्स दिए गए हैं वो लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 वर्ड्स जो है अपनी बुक में से चूज करे हैं अपनी थिसॉरस में से, हैप्पी, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, फास्ट एंड ब्रेव। एंड इनके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स जो हैं, इनके सिनोनिम्स वो यहाँ पे हैं। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.